अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने नोट जेएस इंस्टॉल कर ली, जैसा कि मुझे आज व्हाट्सएप पे पता चल गया। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने कोड प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि आप लोगों को वीडियो से मिल जाना था वो कोड, तो उस कोड को आपने कंपाइल करके देखा होगा। नोट जेएस इंस्टॉल हो गई तो आप लोगों के पास कितना परसेंट समझ में आया और कितना नहीं आया, ये ज़रा आप लोग बता दें ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे आगे किस स्पीड से चलना चाहिए। ओके, जितना समझाया उतना समझ में आ गया। अफ़ान, बाकी सबको भी समझ में आ गया? ट्राई कर रहे हैं मतलब तुमने अभी तक पूरी वीडियोस नहीं देखी ना कंपाइल किया कोड को? इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो सैम्बल है, ये सैम्बल हम यूज़ करते हैं। मैं समझाता हूँ, मैं पहले स्क्रीन को, कोई बात नहीं, आप CMD पे ही कर लें अगर आपका पावरशेल इंस्टॉल नहीं हुआ। पहले तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा कि स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा ठीक है। हम खोलते हैं पैकेज जेसन। ठीक है, पैकेज जेसन जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले सैम्बल की, आप पूछ रहे हैं कि ये सैम्बल क्या करता है। ठीक है ना, ये सैम्बल ये करता है कि ये कहता है जब npm इंस्टॉल चले तो अगर इस पैकेज का अपडेटेड वर्जन मौजूद है, 4.18 पॉइंट से ज़्यादा या 4 पॉइंट से ज़्यादा इसका वर्जन मौजूद है तो वो इसमें इंस्टॉल कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए इसको हमेशा। तो बस इसका मतलब ये होता है, अगर आप ये हटा देंगे तो कभी भी इस वर्जन के अलावा अपडेट नहीं होगा, ये हमेशा यही वर्जन इंस्टॉल हुआ करेगा। ठीक है, ये वर्जन इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई अपडेट आए और हम npm इंस्टॉल चलाएं तो वो हमारे पास अपडेट, इस पैकेज की नई अपडेट आ जाए और कोई इशू नहीं होता। और कोई सवाल? ठीक है, मतलब आप लोगों को सब क्लियर है, नोट जेएस समझ में आई, इंस्टॉलेशन हो गए, आप लोगों ने हेलो लिख के जो है वो प्रिंट भी कर लिया। जी हाँ, आप लोग माइक खोल के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी तक आपका कोई सवाल नहीं, प्रीवियस लेक्चर क्लियर है, हम आगे बढ़ जाएं, ऐसा ही है? क्लास कॉन्फिडेंट नहीं लग रही मुझे सिवाय अफ़ान के। हाँ जी राजा बोलें, आपने हैंड रेस किया है, आप बोल सकते हैं, माइक ओपन कर सकते हैं आप। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रिंट करके नहीं देखा तो आप लोग कैसे श्योर हैं कि आपको समझ आ गया? अगर आप लोगों ने प्रिंट करके ही नहीं देखा, फाइल्स इंस्टॉल की हैं, ओके, अगर आप लोगों ने प्रिंट करके ही नहीं देखा, लास्ट कोड को चला कर ही नहीं देखा, तो आप कैसे श्योर हैं कि आप लोगों ने जो है वो ये सब आपको समझ आ गया है?
विदाउट प्रैक्टिकल आप लोग कह रहे हो कि आपको बिरयानी बनानी आ गई, क्योंकि आपने बिरयानी बनते हुए देखी थी। ऐसा ही है, और खाते भी हैं बचपन से। रिपीटेशन के लिए तो मेरी वीडियो मौजूद है असलम, जो है वो वीडियो मेरी मौजूद है। अगर कोई ऐसा सवाल है जो मैंने अपने लास्ट क्लास में मिस कर दिया है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, या वो पार्ट बता दें जो आपको समझ में ना आए। नहीं, इसके बगैर नोट जेएस रन नहीं हो सकती। लिसन 300 आपको पोर्ट बताना लाजमी है। विदाउट पोर्ट के बताए विदाउट पोर्ट बताए हुए आप जो है वो अपना सर्वर स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि आप कौन सी पोर्ट पे अपना सर्वर चलाना चाह रहे हैं। आपको पोर्ट बतानी ही पड़ेगी, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे आप लोगों को PHP के लिए जैम्प चाहिए होता है, और जैम्प जो है वो PHP को 80 पोर्ट पे चलाता है, इसी तरीके से यहाँ पे 300 है। जावास्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करता है 300 को। तो आपको जो है वो कोई एक पोर्ट चाहिए होती है, तो आपको पोर्ट चाहिए तो आपको पोर्ट बतानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, जब लाइव करेंगे मैं जब से बताऊंगा, और डिपेंड करता है कि हम कहाँ लाइव कर रहे हैं। लाइव करते वक्त आप 80 रख लें पोर्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, पहले तो हम प्रीवियस वर्क को डिलीट कर देते हैं थोड़ा था, ठीक है। अच्छा, हमें पढ़ना था एक्सप्रेस जेएस, हम कर रहे थे, ठीक है। हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस जनरेटर, हम उसी सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं, ठीक है, जो हमने पहले की थी। हमने लास्ट क्लास हमने जो है वो सिर्फ इतना सा काम किया था कि पोर्ट डिफ़ाइन करी थी, और हमने एक कोड लिख के देखा था, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का, और उसको हिट करके देखा था, ठीक है। अब उससे आगे हम लोग आ गए एक्सप्रेस जनरेटर पे। ये एक और प्लगइन है जो आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन, ये जो पैकेज है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये कहता है कि आप जो है वो कहाँ पे अपने व्यूज़ बनाओगे, कहाँ पे अपने कंट्रोलर रखोगे, कहाँ पे अपने मॉडल्स रखोगे, या कहाँ पे अपने जो है वो कोड को प्लेस करोगे, ठीक है, कहाँ पे आप लोग अपना कोड रखेंगे। तो वो सारी टेंशन आप मत लें, आप मुझे इंस्टॉल करें, मैं आपको सारी ज़रूरियात की चीज़ें, जो सर्वर लिखने के लिए जो भी ज़रूरियात होती हैं वो मैं आपकी पूरी कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे इसका एक्सप्रेस जनरेटर का। हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हमें जो है वो इस पे आना पड़ेगा। क्लियर करते हैं। ठीक है, हमें इंस्टॉल क्या करना है, हमें npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जनरेटर। अब ये देखें, अभी तक तो हम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जनरेटर डैश सेव करते आ रहे थे। ये डैश जी क्या है, ये डैश जी आपका ग्लोबल को डिनोट कर रहा है। डैश जी का मतलब है ग्लोबली। ग्लोबली का मतलब ये है कि ये आपके सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल नहीं किया जा रहा, ये पूरे पीसी के लिए इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। जब भी आप डैश जी करेंगे, जो npm है, एक तो प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज़ होती हैं और एक npm अपनी ग्लोबल लाइब्रेरीज़ को रखता है। तो ये आपके पास ग्लोबल लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा और वहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपको समझ में आया? दो तरह की लाइब्रेरीज़ हैं, एक प्रोजेक्ट के अंदर जो इस तरीके से हमारे पास यहाँ दिख रही होती हैं, और दूसरी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारी जो है वो पूरे ग्लोबली पीसी के अंदर इंस्टॉल होती हैं। तो जब हम डैश जी लगाते हैं तो जी का मतलब होता है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड नहीं करता, वो हमारे पीसी में ऐड करता है इस लाइब्रेरी को, और हम जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं npm के थ्रू, ठीक है।
यहाँ तक इस बात में कोई प्रॉब्लम है? जैसे थोड़ा सा जूम कर दूँ, ठीक है, होपफुली अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको जैसे ही इंटर करेंगे, ये हमारा npm इंस्टॉल होगा। एक्सप्रेस जनरेटर हमारा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है ग्लोबली हमारे पीसी के अंदर। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। हम देखते हैं हमारे पैकेज जेसन में आया ये। देखें, ये पैकेज जेसन में नहीं आया, ये ग्लोबली इंस्टॉल हुआ है हमारे। और इसको यहाँ पे चेक करते हैं, ABCDE की सीरीज़ में। देखें, ये ई की सीरीज़ में भी हमारे पास नहीं आया एक्सप्रेस जनरेटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, ये हमारे पीसी में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। ये पीसी की डिपेंडेंसी है। अब हम आते हैं कि एक्सप्रेस से क्या कर सकते हैं। अगर मैं अपने एक्सप्रेस जब हमने इंस्टॉल कर लिया, तो अब मैं एक्सप्रेस पे चेक करूँगा। जी हाँ, एक्सप्रेस उसको मिल गया, ठीक है। अब एक्सप्रेस उसको मिल गया जब भी उसने मुझे एरर नहीं दिया है, ठीक है, किसी भी तरीके का। अब हम लिखेंगे express-h। h का मतलब ये होता है आप जितनी भी कमांड चला रहे हैं, npm हो, nvm हो, node हो, आप जितनी भी कमांड्स लिखते हैं उसके साथ अगर आप h लगा देंगे तो इसका मतलब होता है हेल्प। -h का मतलब होता है हेल्प, ठीक है। तो जब आपको पता ही ना हो कि इसके आगे कौन सी कमांड लिखनी है, कैसे लिखना है, तो आप अपनी कमांड के साथ -h लगाएं, वो आपको हेल्प प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। जैसे कि वो आपको बताएगी यूजेज कैसे होगा, एक्सप्रेस लिखो, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो और डायरेक्टरी बता दो, पहली चीज़, ठीक है। अगर आप इसको npm-h करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपको npm जो है, जब आप npm-h करेंगे तो npm की सारी कमांड्स बताएगा जो जो चल सकती हैं। ऑल अदर्स कमांड्स, ये सारी कमांड्स चल सकती हैं, ठीक है, npm के साथ। लेकिन अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ग्लोबली इंस्टॉल हो रहा है, तो ये .npm-rc, ठीक है, ये रेपोजिटरी है जहाँ से हमारी कॉन्फ़िग उठ के आ रही है npm की। ये उस डायरेक्टरी का पाथ आपको बता दिया गया है, ठीक है। डायरेक्टरी का वर्जन नंबर, nvm कहाँ है, नोड कौन सा चल रहा है, ये उसका सारी डिटेल आ गई आपके पास, किस पाथ पे कौन से वर्जन से, ठीक है ना। अगर आप नोड के साथ -h लगाएंगे तो नोड के साथ आपकी सारी कमांड्स आ जाएंगी। ये देखें, कुछ ज़्यादा ही है भाई। हाँ भाई, अच्छा, हमने क्या किया, हमने नोड h किया -h, तो उसने हमें बता दिया कि नोड के साथ हम किस किस तरीके की कमांड लगा सकते हैं। वो सारी कमांड की लिस्ट आ गई, और लिस्ट के साथ कमांड के सामने, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मेरे पास ये है, उस कमांड की माइनर सी डिटेल आ गई, ठीक है। अगर मैं डबल- लगाता हूँ तो इंडिकेट द एंड ऑफ द नोड ऑप्शन। इस तरीके से जो भी कमांड है, कमांड के सामने उसकी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ h कमांड की जो है वो आपको बात बता रहा था कि -h लगाने से, चाहे नोड हो, चाहे nvm हो, चाहे npm हो, चाहे आपका कुछ भी हो, कोई भी कमांड हो आपके पीसी में, जब आप -h लगाएंगे वो आपको उसकी हेल्प प्रोवाइड कर देगी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। यहाँ तक कोई सवाल? ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम वापस जाएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे, जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो आपको कहा है कि express-h करें तो आपको ये सारी हेल्प मिल जाएगी, वही मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। अब आपको करना क्या है, अभी तक जो हमने ऐप की थी
उसके अंदर हमें बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन मिली थी, ठीक है ना, हमें बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन मिली थी। हमने पैकेज जेसन की फ़ाइल भी खुद क्रिएट करी, हमने इंडेक्स की फ़ाइल भी खुद क्रिएट करी, हमने पोर्ट भी खुद बताई, हमने जो है वो एक्सप्रेस को इंस्टॉल भी खुद किया। ये सारे काम हमने खुद किए थे। ये अगर आप Node.js सिंपल यूज़ करना चाहें तो आपको ये सारे काम खुद से करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का सहारा लें तो एक्सप्रेस आपको ये सारी चीज़ें जनरेट करके देता है। मिसाल के तौर पे अब अगर यह देखें हम लोग कि आप एक्सप्रेस से जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको कहें एक्सप्रेस डैश डैश व्यू। आप बताएं कि व्यू कौन सा यूज़ करना है, HTML यूज़ करनी है, PUG यूज़ करना है। ये एक टेम्पलेटिंग होती है। टेम्पलेटिंग क्या होती है कि आप HTML की जगह, HTML ही होती है फाइल्स के अंदर, लेकिन HTML से थोड़ा सा एक स्टेप आगे आप इसके अंदर टेम्पलेटिंग कर सकते हैं। टेम्पलेटिंग का जब टॉपिक आएगा मैं आपको टेम्पलेटिंग भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये समझ लें कि HTML से अंदर मोर फंक्शनैलिटीज़, ठीक है, ऐड कर सकती है ये चीज़। तो हम जो है Node.js के साथ ये चीज़ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो भी ऐप आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई मैकडोनल्ड की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या KFC की या दराज, तो हम यहाँ पे अपनी ऐप का नाम देंगे, उस फोल्डर के नेम से हमारी जो है वो फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। हम देखते हैं किस तरीके से होगा ये। हम जाते हैं अपने टर्मिनल पे, Node.js के अंदर हम जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं, फर्स्ट ऐप करते हैं इसको, और ये सारा कोड इसमें मूव कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फर्स्ट ऐप में सारा कोड मूव हो गया। ये दोनों फाइल्स बंद कर देते हैं हम। अब Node.js में हम बनाते हैं, ये कमांड लिखते हैं एक्सप्रेस डैश डैश व्यू इक्वल टू पब PUG पग, और माई ऐप की जगह हम लोग चले माई ऐप ही कर लेते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं। अब इसने जो है वो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी मेरे पास माई ऐप के नाम से, और इसके अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें मौजूद हैं। जैसे पैकेज जेसन मौजूद है, जो नाम मैंने वहाँ दिया था वो यहाँ पे आ गया, वर्जन नंबर 000, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। उसने कुछ डिपेंडेंसीज ऑलरेडी ऐड कर दी हैं, जैसे पग, मॉर्गन, HTTP एरर्स, एक्सप्रेस, बग, कुकी पार्सर। ये सब क्या है बाद में देखते रहेंगे, ठीक है ना। ये सारे पैकेजेस हैं और आपके पास लाखों पैकेजेस हैं। आप जब जब काम करते जाएंगे आपको हमेशा नया कोई ना कोई पैकेज मिलता रहेगा, ठीक है। तो पैकेज आप अभी इस पैकेजेस को नहीं देख रहे, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पैकेज इसने ऐड कर दिया हमारे साथ। एक उसने स्टार्ट नोड की कमांड ऐड कर दी, ठीक है। एक कमांड ऐड कर दी जो नोड के साथ, नोड है और उसके साथ हमारी .bin www डायरेक्टरी ऑन करवा रहा है। इसको छोड़ दें, अगर ये आपको बात समझ में नहीं आई तो भी छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखें कि आपकी पैकेज जेसन यहाँ पे इंस्टॉल हो गई, और मतलब उसने क्रिएट करके दी ऑटोमेटिक। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर खुद से जनरेट की थी, ये इसने ऑटोमेटिक जनरेट करके दी हमें। उसके अलावा एक बिन का फ़ोल्डर, एक पब्लिक का फ़ोल्डर, एक राउट्स का फ़ोल्डर और एक व्यू का फ़ोल्डर और एक app.js, ये उसने हमें 4 फ़ोल्डर और 2 फाइलें हमें जनरेट करके दे दी। ये सिर्फ हमारी एक मामूली सी कमांड से हुआ। एक फ़ोल्डर के अंदर डाला उसने, 4 फ़ोल्डर जनरेट करके दिए, 2 फाइलें जनरेट करके दी, पैकेज जेसन की फ़ाइल भी जनरेट करके दी, और जो कल हमने यहाँ पे index.js बनाई थी उसने उसका नाम app.js रख के हमें वो ऐप भी दी। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो बात की कहानी है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ये काम मैं VS कोड टर्मिनल में क्यों नहीं करा, क्योंकि उसका जो है ना वो कलर थीम ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है एज़ कम्पेयर मेरे टर्मिनल से। मेरा टर्मिनल जो है वो कलरफुल है, बैकग्राउंड पीछे ब्लैक है, आगे ग्रीन है, तो इस वजह से विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ना मैं नहीं कर रहा वो यूज़, ठीक है। और कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बताता हूँ पग वाली कमांड का मकसद क्या है। अगर पग को निकाल दें तो भी आप एक्सप्रेस के थ्रू जो है वो
क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं। अब मैंने जो है वो पक क्रिएट किया, तो आप देखें PUG पक के नाम से जो है ना वो सारी फाइल्स क्रिएट हुई हैं मेरी व्यूज़ की, जो HTML की फाइल्स होती हैं वो क्रिएट हुई हैं पक के नाम से। जैसे लेआउट डॉट पक, इसको होना चाहिए था लेआउट डॉट HTML अगर हम नॉर्मली करते, ठीक है। अगर ऐप डॉट जेएस करें, ऐप डॉट जेएस को छोड़ दो, अभी फ़िलहाल बहुत लंबी है, मैं समझा दूंगा। तो ये टेम्पलेट इंजन्स होते हैं। टेम्पलेट इंजन्स क्या होते हैं कि आपको काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होते हैं और काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए, कि आपको कोड कम करना पड़ता है और आपका काम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आप 5 पेजेस की वेबसाइट बना रहे हो, 5 पेजेस के हेडर सेम है, तो आप क्या करते हैं, हर फाइल के अंदर हेडर का कोड कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। तो ये जो टेम्पलेटिंग होती है ना, वो आपको रिपीटेशन ऑफ कोड से बचाती है। वो बोलती है एक फ़ाइल बना लो, जैसे कि हेडर की एक फ़ाइल बना लें और वो फाइल जो है ना वो चारों HTML की फ़ाइलों में कॉल करा लें। तो इस तरीके की बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ होती हैं। जब मैं इस टॉपिक पे आऊँगा तो मैं मज़ीद समझाऊँगा, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। अब वापसी इसमें आते हैं और एक्सप्रेस को जो है वो माई ऐप 2 कर लेते हैं। अब मैं व्यू हटा दिया, अब मैंने व्यू हटा दिया और मैं डायरेक्ट इंटर करता हूँ कमांड। अगर मैं बगैर व्यू के भी जनरेट करूँ तो मेरी जो है वो माई ऐप जनरेट हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि व्यू की फ़ाइल किस नाम से आई, जेट के नाम से, ठीक है। माई व्यू किस नाम से आई, व्यू की जो फाइल्स हैं जो हमारी किसके आई, जेट के नाम से। ये कोई दूसरा टेम्पलेटिंग इंजन है। हमने जो पहले किया था, पहले पक था टेम्पलेटिंग इंजन, अब जेड है, ठीक है। हमारे पास तीसरा भी होता है एक HBS आई गेस, ओके, नो 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 नो। अच्छा, अब मैं जो है वो 3 कर देता हूँ, माई ऐप 3 कर देता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो गया, मेरे पास तीसरी ऐप जनरेट हो गई। और इसके अंदर अगर आप देखें तो HBS के नाम से फाइल्स आ गई, ठीक है। ये टेम्पलेटिंग इंजन है क्योंकि HBS आपकी HTML के बहुत ज़्यादा करीब है, तो हम यूज़ करने वाले हैं HBS, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं HBS पे ही करवाऊँ, लेकिन इसके अलावा HTML कह रहा हूँ, सॉरी, नोड के लिए जब आप टेम्पलेटिंग इंजन्स की बात करेंगे तो बहुत सारी एक लिस्ट आ जाएगी टेम्पलेट इंजन्स की। और अगर हम लिस्ट निकालें तो यहाँ पे पग आ गया और पग आ गया, ठीक है। मुस्टाचे आ गया, EGS आ गया, जेड आ गया एंड सोन, बहुत सारे हैं, ठीक है। डस्ट आ गया, और भी जो है ना वो काफ़ी सारे इंजन हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारे इंजन हैं, जैसे पग आ गया, मुस्टाचे आ गया, EGS आ गया, EJS आ गया, और इसके अलावा भी होंगे, जेड है, ठीक है। तो हर टेम्पलेट इंजन करने का नहीं होता, सब में ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही चीज़ें होती हैं, माइनर से चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने जो है वो HTML CSS पढ़ी है, तो मैं HBS के साथ करवाऊँगा आपको ये काम सारा। तो कोशिश करेंगे, HBS क्या है, जिसे आप पहले करते थे कि index.html, यहाँ पे layout.hbs होगा, ठीक है। ये इन द एंड, ये फाइल इन द एंड साइड पे जो जनरेट करेगी वो HTML की फ़ाइल ही करेगी, HTML ही जनरेट करेगी ये फाइल। जैसा कि आपको दिख रहा है कि लेआउट के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो टोटल HTML का है, बस ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या है, ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, ऐसा ही है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों फोल्डर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इंस्टॉल किए थे। इसको रीनेम करके माई ऐप कर देते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई बात है, टेम्पलेट का मतलब समझ नहीं आया या कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो।
देखो ऐसा ना हो कि सर के ऊपर से गुजर जाए और वक्त गुजर जाए और आप सीख ना पाए। तो अभी वक्त है कि पूछ लें। टेम्पलेट का काम और फ़ायदा, टेम्पलेट का काम यह है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं HTML के अंदर, जो वैल्यूज़ होती हैं वो डायनामिक हो जाती हैं। पहली चीज़, जैसा कि आप को मैं दिखाऊं कि ये जो टाइटल है, आप टाइटल यहाँ पे हाथ से लिखते थे पहले हम लोग, जैसे जो भी कर रहे होते थे, जैसे फॉर लूप क्लास लिख देते थे, कभी कभी कुछ लिख देते थे टाइटल के अंदर। अब ये टाइटल मैं पीछे से भेजूँगा और जो जब चाहे मैं इसका टाइटल चेंज करा दूँगा। ठीक है, मैं इसको डायनामिक कर दूँगा, बॉडी के अंदर मैं कुछ भी भेज सकता हूँ। तो ये डायनामिक हो जाएगा, आपका HTML डायनामिक हो जाएगा। जो भी डेटा आप पीछे से भेजेंगे, पीछे का मतलब ये है कि आप सर्वर से भेजेंगे, वो आपके पास जो है ना वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। पहली चीज़, पहला फ़ायदा ये है कि ये सारा डायनामिक हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि आपको कम लिखना पड़ता है। कम लिखने से क्या मुराद है भाई? कम लिखने से मुराद ये है कि आपने, जैसे मैंने बताया कि आपको 5 पेजेस की वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर हेडर सब में सेम है और फुटर सब में सेम है, तो आप क्या करोगे? आप क्या हेडर और फुटर हर फाइल में कॉपी करके लगाते रहोगे? तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आप टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल करते हो और हेडर की एक फ़ाइल बनाते हो और एक फ़ाइल फुटर की बनाते हो, और उसके अंदर हमेशा सारी चीज़ें ऐड कर देते हो। अभी आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको फ़ायदा भी समझ में आ जाएगा। आप 1 मिनट वेट करें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। अच्छा जी, जी हाँ, बाद में अपडेट हो जाएगा। हाँ जी, पेज स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। आगे आगे और भी फ़ायदा है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, मेन टॉपिक जो मेरा था वो एक्सप्रेस जनरेटर पे था। अगर मैं खुद से काम करूँगा तो मुझे एक एक चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कि मेरी फ़ाइल्स कहाँ जाएंगी, मेरा व्यूज़ कहाँ पे होंगे, मेरी मतलब मेरी HTML की फ़ाइल्स कहाँ जाएंगी, मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स कहाँ जाएंगी, मेरी CSS की फ़ाइल्स कहाँ जाएंगी। ये सारा मुझे खुद से रखना पड़ेगा और इसको समझाना पड़ेगा Node.js को। लेकिन क्योंकि मैंने एक्सप्रेस का इस्तेमाल कर लिया डायरेक्टली, तो एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है, उसके जनरेटर मैंने इस्तेमाल किया। वो जनरेटर ने क्या किया, मेरी व्यूज़ का एक फ़ोल्डर बना दिया, बोला व्यूज़ की फ़ाइल यहाँ डालो। मेरे पब्लिक HTML का बना दिया, बोला इमेजेस यहाँ पे रख दो, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रख दो, स्टाइल शीट को यहाँ पे रख दो पब्लिक के फ़ोल्डर में। राउट्स में आ जाओ, यहाँ पे अपनी जो है बाकी सारा कोड लिख लो, और बिन में आ जाओ तो यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िग फ़ाइल है। बात करते हैं कॉन्फ़िग फ़ाइल क्या होती है बाद में। ठीक है, एक फ़ोल्डर रख दिया जो सोच समझ के यहाँ से चलता है पूरा। तो उसने मुझे बहुत पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया एक कमांड के थ्रू, जो मुझे खुद से मेहनत करके जो है ना वो करना पड़ता। यहाँ तक बात समझ आई कि एक्सप्रेस का क्या फ़ायदा है, Node.js ने क्या किया, एक्सप्रेस ने क्या किया और एक्सप्रेस जनरेटर ने क्या किया मेरे से। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछें। ओके गुड। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। एक्सप्रेस समझ में आ गया, Node.js समझ में आ गया, जनरेटर समझ में आ गया हमें। अब हम बात करने टेम्पलेट के बारे में, तो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। जनरेटर ने जो स्ट्रक्चर दिया वो अब हम उस स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। हमें पब्लिक समझ में आ गया कि पब्लिक में जो है वो इमेजेस जाएंगी, जावास्क्रिप्ट जाएगी और CSS फाइल जाएंगी, बात ख़त्म। व्यू समझ में आ गया कि व्यू में जाएगा हमारे पास HTML वाली फाइल्स, हमारी जो बॉडीज़ होती हैं, जो हेड्स होते हैं, जो फुटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ हमारी उसमें जाएंगी। ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचे 2 फोल्डर्स, एक राउट्स का, दूसरा बिन का। राउट्स के अंदर हमारा बाकी पूरी जो है ना पूरा सर्वर,
पूरी एक्सप्रेस जेएस का जो भी हम काम करेंगे, पूरा नोड जेएस का जो भी काम करेंगे, या डेटाबेस से रिगार्डिंग जो भी काम करेंगे, वो सारा हम राउट्स में रख सकते हैं। या हमें ऑप्शन मिल गया उसकी तरफ से, चाहें तो मज़ीद फ़ोल्डर भी बना लें, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अपनी समझने के लिए आप मज़ीद फ़ोल्डर बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन 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 अभी फ़िलहाल के लिए उसने बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया। ठीक है, कि राउट्स, आपके जो राउट्स कल मैंने करवाए थे कि डायरेक्ट स्लैश करते ही, लोकल होस्ट 3000 करते ही जो कोड मेरा यहाँ पर आ रहा था इसके अंदर, ठीक है, और जब मैं स्लैश यूज़र करता था यहाँ पे आता था, अब वो उसने एक राउट्स के फ़ोल्डर में डाल दिया। और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा राउट होम मिलेगा, जब मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँगा तो मेरा यूज़र्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इन सब को देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा, ये क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, वो सब देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है, वो सब मैं पढ़ा दूंगा, उसको भूल जाओ। अभी डायरेक्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। बिन में आ जाएं। ठीक है, बस अब हमें ये समझ में आ गया, व्यू यहाँ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट इमेजेस और सीएसएस यहाँ जाएगी पब्लिक में, राउट्स में हमारा सारा कोड आ जाएगा। बिन क्या है और ये www फाइल की एक्सटेंशन क्यों नहीं है। ठीक है, ये जो www फाइल है ये आपको जो है वो एज अ जावास्क्रिप्ट ये शो करवा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बंद करते हैं, साइड मेन्यू को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते हैं। ये जो हमारी www की फ़ाइल है ये हमारी इन्वायरमेंट फ़ाइल है। हमने कल क्या किया, हमने कल कुछ जो है वो एक फंक्शन लिखा, कहाँ गया ऐप डॉट, यस, कल हमने ऐप डॉट लिसन किया और उसको एक पोर्ट पकड़ा दी। हमने कल ऐप डॉट लिसन किया और उसको एक पोर्ट दे दी तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया था। आप कल हमने ऐप नाम रखा था, आज आपने सर्वर नाम रख लिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आपने ये नाम रखा, आपने जो है वो इस तरीके से सब चीज़ें कर ली तो आपका सर्वर स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसमें सिर्फ सर्वर ही स्टार्ट नहीं किया, इसमें और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हुई हैं। ठीक है, कैसे, आपकी जो है वो पोर्ट सेट करी, यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल से आपकी जो है वो पोर्ट उठाई है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। 3000 अगर आपको पोर्ट चेंज करनी है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, पहली चीज़ डायरेक्टली। उसके अलावा इन्होंने अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी है कि अगर पोर्ट नहीं मिलती तो एरर क्या आना चाहिए, अगर पोर्ट मिल जाए तो क्या होना चाहिए, और बाकी चीज़ें। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा ख़ास समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि अगर आपको पोर्ट चेंज करनी है आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इन्वायरमेंट वेरिएबल से भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, वो ये होते हैं, मैं आगे जब आपको env की फ़ाइल बनवाऊँगा तो मैं आपको ये समझा दूँगा। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल पड़ी हैं। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पड़ी है मेरी, इसमें। तो अब मैं जब कल तक मैं जो कमांड चला रहा था, अभी मैं आ जाता हूँ cd करके माय ऐप के फ़ोल्डर में, माय ऐप, यहाँ पे आके अब मेरा पैकेज जेसन फाइल तो है पर नोड मॉड्यूल नहीं है। अगर नोड मॉड्यूल नहीं होंगे तो आप क्या होगा कि आप अपना सर्वर स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि पैकेजेस की ज़रूरत है। ठीक है, पैकेजेस की ज़रूरत होती है। अगर मैं यहाँ पे नोड के साथ ऐप डॉट JS कर दूँ तो देखिए मेरे पास आएगा एरर। पहला एरर क्या थ्रो हुआ कि कांट फाइंड मॉड्यूल HTTP एरर्स। मुझे ये मॉड्यूल ही नहीं मिला, मुझे ये लाइब्रेरी ही नहीं मिली, मुझे ये पैकेज ही नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने जो है वो npm इंस्टॉल ही नहीं चलाया। आप IB कर लें या इंस्टॉल कर लें, एक ही बात है। मैं जब npm इंस्टॉल चलाऊँगा तो वो मेरी पैकेज जेसन में जाएगा, मेरी डिपेंडेंसीज चेक करेगा और उसके बाद यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर क्रिएट करेगा और एक पैकेज लॉग की फ़ाइल क्रिएट करेगा। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा
जब तक ये हो जाए। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट की बात करते हैं। कल जब मैंने काम किया, कल जब मैंने, ये मेरी कल वाली फ़ाइल थी, तो इसके अंदर था टेस्ट, एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। लेकिन आज जो मेरे पास फ़ाइल है उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखी हुई है स्टार्ट, क्योंकि ये जो पैकेज जेसन फाइल है ये जनरेट की है एक्सप्रेस ने। अब मैं यहाँ पे आ गया, मेरा npm सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, और मेरे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और एक पैकेज लॉग क्रिएट हो गई है जो तकरीबन 1000 से ज़्यादा लाइंस की है। मुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है पैकेज लॉग को, ठीक है, और ये पढ़ने वाली चीज़ भी नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ नोड ऐप डॉट जेएस जैसे हमने कल की थी, तो क्या मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया? ऐप डॉट जेएस के अंदर, ठीक है, ऐप डॉट जेएस के अंदर हमारी टोटल सेटिंग है, एवरीथिंग हमारे पास सेट है। जैसे कि सारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे पैकेजेस रिक्वायर्ड कर रहे हैं, सारे पैकेजेस उठा के एक वेरिएबल्स में डाल रहे हैं। बहुत सारे पैकेजेस हैं, HTTP एरर का पैकेज है, एक्सप्रेस का है, पाथ का है, कुकी पार्सर का है, मॉर्गन का है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना राउट इंडेक्स का है, दूसरी चीज़ों का, एक्सप्रेस का है। कल हमने क्या किया था, कल हमने सिर्फ ये किया था कि एक एक्सप्रेस का पैकेज उठाया था, उसको एक एक्सप्रेस को एक ऐप में डाला था, एक वेरिएबल में डाला था, और उसके बाद हमने 2 फंक्शन लिखे थे और उसी पे हमने पोर्ट स्टार्ट करी थी, हमारा सर्वर चल गया था। लेकिन इसने हमें इजाफी फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए है। उसने हमारे जो है वो व्यूज़ की डायरेक्टरी यहाँ पे सेट करी है, आप चाहे तो व्यूज़ की डायरेक्टरी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसने हमारा टेम्पलेट इंजन, जो हमारा व्यू इंजन है, उसको बताया है कि ये HBS हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने हमारे लिए ये भी सेट करके दिया हमें। उसने हमें जो है वो लॉगर्स वगैरह क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कुकी पार्सर को भी छोड़ दें। उसने हमारे 2 राउट यहाँ पे लिख के रखे कि भाई ये 2 राउट्स हैं, ठीक है, ये 2 राउट्स हैं और ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो ऐप का यूज़ है, एरर हैंडलिंग की हुई है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसने हम यहाँ पे हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन करके रख दी है कि हमारे राउट्स क्या होंगे, हमारा टेम्पलेट इंजन क्या होगा और व्यू का पाथ क्या होगा हमारे। तो ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे सेट करके रखी हुई हैं। तो इस फाइल में आपको चेंजेस करने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर आपको अपनी टेम्पलेट इंजन चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर डायरेक्टरी का पाथ चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको राउट चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कि अगर आप स्लैश उस पर जाना चाहते हैं राउट पे तो कहाँ जाए, या इसका नाम चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं आगे मज़ीद, ठीक है। अब मैंने नोड ऐप डॉट जेएस किया तो पता है मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ। मुझे कैसे पता? क्योंकि इसने नई लाइन पे सेम पाथ रिटर्न कर दिया, मुझे दिखाया, तो इसका मतलब है मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐप लिसन की कमांड इसमें मौजूद ही नहीं है, ठीक है। लिसन पोर्ट इस फाइल में मौजूद ही नहीं है, तो ऐप डॉट जेएस से मैं सर्वर को चला ही नहीं सकता। मुझे सर्वर चलाना पड़ेगा अपनी www की फ़ाइल से, तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा नोड, मुझे बिन का फ़ोल्डर बताना पड़ेगा, बिन का फ़ोल्डर, उसके बाद www, ठीक है, ये फ़ाइल। या तो मैं इसको ऐसे बताऊं या फिर मैं बताऊं npm start की एक कमांड। npm start क्या करेगी? npm जो है वो करती ये है कि स्टार्ट जाएगी पैकेज जेसन में और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर ढूंढेगी कि स्टार्ट की कोई कमांड मौजूद है। अगर कोई कमांड स्टार्ट के नाम से मौजूद होगी तो उसके आगे लिखी हुई लाइन को एग्जीक्यूट कर देगी डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो देखें इसने जो है मेरी कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करी, नोड बिन और ये फाइल वाली। मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। चेक करूँगा मैं अपने पास लोकल होस्ट 3000 पे, वेलकम टू एक्सप्रेस,
ठीक है, ये मेरा पाथ आ गया। लेकिन अगर मैं यूज़र्स करूँगा, अच्छा यूज़र है, यूज़र से नेम देख लेते हैं, यूज़र से, और रिस्पॉन्ड विद अ रिसोर्स। अच्छा देखते हैं क्या लिखा हुआ है व्यू के अंदर। टाइटल है वेलकम टू एक्सप्रेस, तो जब हमने स्लैश कमांड की तो वो मेरे पास यहाँ पे आई और उसने टाइटल पास किया एक्सप्रेस का, और उसने बताया कि इंडेक्स के लेआउट में जाना है। अगर मैं यहाँ पे टाइटल जो मेरा यहाँ पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी इसको रोकते हैं 1 मिनट के लिए, एक्सप्रेस टाइटल आ रहा है, वेलकम टू एक्सप्रेस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्सप्रेस की जगह करके कर दूँ नोड JS, और अब हमें पता है कि हमें सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखें जो भी कॉल्स आप हिट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी आपके सर्वर पे। इसको बंद करते हैं, सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हमें हमेशा पता है कि जब भी Node.js में चेंजेस करेंगे सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रिफ़्रेश किया तो देखें अब आपके पास जो है वो Node.js लिखा हुआ आ रहा है। बात समझ में आई? वेलकम टू Node.js, और हेडिंग में भी Node.js आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? अगर 3000 पोर्ट के ऊपर हमेशा 3000, क्योंकि हर कोई इस्तेमाल नहीं करता 3000, तो वो ज़्यादातर जो है वो जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं 3000 को। तो आप 3000 इस्तेमाल करें, अगर 3000 के ऊपर आपका कोड फटे कि भाई ये पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप 3001 का इस्तेमाल कर लें, वरना आप 3002 का कर लें, 3003 का कर लें, 4, 5, 6 कोई और कर लें। 3000 नहीं समझ आ रही, 5000 का कर लें, 8000 का कर लें, 808 का कर लें, दूसरी कर लें, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो बहुत सारी पोर्ट्स हैं, हज़ारों की तादाद में पोर्ट्स हैं, आपकी सारी पोर्ट्स बिजी नहीं हो सकती हैं आपके पीसी में, ठीक है। यस 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 यस, हर दफ़ा आपको पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के पैकेज अलग होते हैं, ठीक है। हर प्रोजेक्ट के पैकेज अलग होते हैं। जो जो ग्लोबली इंस्टॉल किया है वो तो आपके पीसी में रहेगा और तमाम प्रोजेक्ट के लिए मौजूद है, जैसे एक्सप्रेस जनरेटर। लेकिन आपको जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन कुछ पैकेज होते हैं जो हमें हर प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे npm चलाना है, ये npm की कमांड आपको हर प्रोजेक्ट के साथ चलानी पड़ेगी। और कोई सवाल? अब करना ये है, असाइनमेंट है आपका एक छोटा सा। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जो है वो करना ये है कि आप लोगों ने Node.js इंस्टॉल करनी है अपने पीसी में, और आप लोगों ने जेड का जो हमने किया था टेम्पलेट, अभी जेड, और जेड के अलावा HBase किया है अभी हमने टेम्पलेटिंग, HBase किया है, जेड किया है, और पग किया है, PUG किया है। आपने वो तीनों इंस्टॉल डाउनलोड करने हैं। 3 दफ़ा आप लोगों ने वो कमांड चलानी है, तीनों डाउनलोड होंगे, उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं। और फोल्डर का नाम आपका ये होना चाहिए, आपके नाम के साथ होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे सैयद मुर्तज़ा अली है तो वो मुर्तज़ा अली कर लें, या सैयद मुर्तज़ा कर लें। सैयद मुर्तज़ा 1 प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जेड के साथ, उसका स्क्रीनशॉट लिया ओपन करके व्यू का, और वो स्क्रीनशॉट सबमिट करवाने हैं आपने मुझे, ठीक है। वो तीनों स्क्रीनशॉट जो सबमिट होंगे, पहले आप 3 डिफरेंट टेम्पलेटिंग के साथ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप लोगों ने जो है वो जिस तरीके से ये मैंने Node.js किया है, उस तरीके से आप लोग अपने नाम के साथ जो है वो ये चीज़ प्रिंट करवाएंगे। उसका एक स्क्रीनशॉट इसके साथ शामिल होगा। 4 स्क्रीनशॉट्स हो गए आपके पास। उसके बाद आप लोग जो है वो जैसे कि
मैंने यहाँ पे npm स्टार्ट की कमांड चलाई है। तो इस कमांड के पीछे दिख रहा है माई ऐप, यहाँ पे दिखेगा सैयद मुर्तज़ा अली या सैयद मुर्तज़ा या मुर्तज़ा के नाम से या मुर्तज़ा 1 के नाम से जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होगा वो, उसकी स्टार्ट की कमांड, और उसके बाद आपने जो है वो इस तरीके से उस राउट को एक्सेस किया होगा, तो उस राउट पे आपका इस तरीके से पैक आ रहा होगा। तो एक स्क्रीनशॉट मुझे इस तरीके से चाहिए होगा, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो आपका स्क्रीनशॉट। तो वो तीनों प्रोजेक्ट आपने चलाने भी हैं और तीनों प्रोजेक्ट के टैबलेट भी डाउनलोड करने हैं और उनके स्क्रीनशॉट सबमिट कराने हैं आपको जस्ट, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस करिए, इंस्टॉलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और 3 दफ़ा करने के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, तो हम जब एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करते हैं तो वो नोड जेएस बाय डिफ़ॉल्ट ऐड क्यों नहीं होता? किस में ऐड नहीं होता? मैं समझा नहीं आपकी बात। नोड जेएस तो पूरा आपके पीसी में इंस्टॉल होता है ना? ऐसा मैं आपकी बात समझा नहीं, सवाल नहीं समझा मैं आपका। अच्छा, npm इंस्टॉल क्यों करना पड़ता है? देखिए, npm इंस्टॉल हमें इसलिए करना पड़ता है कि जब हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया ना, तो उसने हमें पूरा जो है ना वो सेटअप बना के दे दिया। वो npm की कमांड चाहे तो चला भी सकता था, लेकिन वो हमारे ऊपर छोड़ दी जाती है। आप जब आप अगर अपना जनरेटर बना लें कल को जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर आप npm इंस्टॉल की कमांड भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि उसने क्यों नहीं किया, वो भी कर सकता है, लेकिन वो छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर वो npm इंस्टॉल चलाता तो जनरेट करने में उसको टाइम लग जाता, तो इसलिए उसने वो कमांड आपके एंड पे छोड़ दी। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक्सप्रेस जनरेटर की बात करते हैं ना, तो एक्सप्रेस जनरेटर आपका जो है ना वो इंटरनेट के बगैर भी काम कर लेता है, आई गेस, ठीक है? इंटरनेट के बगैर भी आई गेस वो काम कर लेता है, क्योंकि वो लोकली काम वर्किंग कर रहा होता है। अभी मैं इंटरनेट बंद करके ट्राई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा होता तो वो npm को इंस्टॉल भी चला देता, ठीक है? मैं इसको ट्राई करके बताऊंगा। अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाहें तो आप भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर वो लोकली इंटरनेट के बगैर कर रहा है तो इसलिए उसने npm इंस्टॉल नहीं चलाया होगा, क्योंकि उसके लिए उसको इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो फिर जो बच्चे अगर ऑफलाइन या विदाउट इंटरनेट अपना काम करना चाह रहे होंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे। एक ये भी बड़ा फैक्टर होता है, प्लगइन्स बनाते वक्त आप लोगों को इन चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है। ओके, यह आपकी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको समझाया कि app.js की फ़ाइल है आपके पास, बिन का फ़ोल्डर है, बिन में www की फ़ाइल है, पैकेज जेसन है, पब्लिक के अंदर ये फ़ोल्डर्स हैं और उसके अंदर style.css है, राउट्स के अंदर ये 2 फाइल्स हैं और व्यू के अंदर वो फाइल्स हैं जो आपकी जनरेट होती है नॉर्मली। यहाँ तक स्ट्रक्चर में कोई मसला, जनरेटर की बात समझ में नहीं आई हो या टेम्पलेटिंग समझ में नहीं हो, अगर यहाँ तक कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। असाइनमेंट समझ में नहीं आया तो भी बता सकते हो। असाइनमेंट बिल्कुल आसानी से तस्वीरें खींच के और वो सारी तस्वीरें आपने अपलोड कर देनी है बस, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने अपना काम कर लिया। 3 प्रोजेक्ट एटलीस्ट जनरेट करने हैं आपने। कोई सवाल यहाँ तक? मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है, अभी सिर्फ इंस्टॉलेशन चल रही है और माइनर सी चीज़ों को जो है ना मैंने बताया कि आप कैसे आ सकते हैं। अभी तो हमें रिस्पॉन्सेस पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं।
नुमान समझ में आया? मुझे क्यों लग रहा है कि ये आप लोगों के सर के ऊपर से चला ही गया सब कुछ। फंसेंगे तो सर्च करके देख लें, वरना मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग अपना सवाल बना के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे अगर मुझे लगता है कि वैलिड सवाल है आप लोगों का, तो मैं उसका जवाब ग्रुप पे देता हूँ समटाइम्स, ताकि सबका मसला हल हो जाए, ठीक है। तो आप लोग पूछने में थोड़ा सा कंजूसी करते हो, मुझे लगता है। पूछने में कंजूसी नहीं किया करो, आप लोग मुझे मैसेज छोड़ दिया करो, मैं फ्री होऊंगा या नहीं होऊंगा। जब जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आप लोगों को जो है वो जवाब दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी और सवाल पूछने पे जो है बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कमांड कितनी ज़्यादा है? हाँ, मैं इसलिए डॉक्यूमेंटेशन से ही इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपको मेरा कोड समझ में ना आए तो आप जाके एक बेसिक इंग्लिश पढ़ो और बेसिक कमांड लिखो। अगर इंग्लिश भी नहीं पढ़नी तो बस कमांड देख के याद आ जाएगा आपको कि सर क्या था। इससे आसान डॉक्यूमेंटेशन हो ही नहीं सकती। आप देखो ना कितनी आसान है, सिर्फ कमांड से लिखी हुई है सीधी सीधी, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अभी तक जितनी भी मैंने कमांड्स कराई हैं, जितनी भी कमांड मैंने कराई हैं अभी तक आपको, वो भी आपने अपने टर्मिनल पे लिख के एक दफ़ा इंटर मार देना है और उन कमांड्स का भी स्क्रीनशॉट दे दो, ताकि आपको भी याद हो जाए एक एक दफ़ा सारी कमांड्स। या आप पेपर पे लिखो किसी फाइल के अंदर, जैसे टेक्स्ट फाइल में लिखा और ऊपर अपना नाम लिखा और उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वो जितनी भी कमांड्स है वो सारी कोई ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 10 कमांड भी नहीं हुई होंगी अभी हमारे पास, आई गेस। टर्मिनल नाम है, विंडो टर्मिनल के नाम से है आपके विंडोज़ के मैक। एक सेकंड रुको यार, माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर, ये आपके पास आ गया? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। विंडो टर्मिनल, जरा ठीक है, ये लिंक अभी मैं आपको ग्रुप पे देता हूँ। और यहाँ तक हमारी क्लास ख़त्म हो गई है। और ये टर्मिनल आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पावरफुल है। ये देखें, इसकी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरीके की विंडोज़ हैं, बिल्कुल मैक की तरह, लिनक्स की तरह। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं इसका यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया है, मैं आप लोगों को जो है ना वो अभी व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वैसे भी पूछ सकते हो। और कोई सवाल? अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में तैयारी करके आइएगा, प्रीवियस पढ़ के आइएगा, ताकि मैं आगे पढ़ा सकूँ मज़ीद। अल्लाह हाफ़िज़।